दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। नेशनल वेल्डिंग कॉन्फ्रेंस SNTI में चल रहा है। आज लास्ट और क्लोजिंग डे है, लेकिन इसको आप सोचिए एजुकेशन दृष्टिकोण से, हमारे जितने भी भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस है, वेल्डिंग जैसा क्षेत्र में वह कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम विश्वेश बधेका है और मैं पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात से हूँ। मैं वहाँ पे प्रोफेसर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी हूँ और साथ में डीन एकेडमिक अफेयर भी हूँ। जमशेदपुर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ वेल्डिंग के ऊपर में, उसमें आपने क्या चीज़ का प्रेजेंट किया है? आज की तारीख में हम लोग वेल्डिंग के बारे में और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफ़ी चर्चा ये कॉन्फ्रेंस में हुई है। तो अभी हम सब रिसर्चर्स को और इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और बाकी कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ जो मैंने जो प्रवचन दिया, वो प्रवचन में एक प्रवचन जो था वो मेनली स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं PDU यूनिवर्सिटी और IIW का इन द एरिया ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इन द एरिया ऑफ वेल्डिंग, उसके बारे में एक प्रवचन दिया मैंने। और जब कंपोनेंट हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बाद हो सकता है कि वो कंपोनेंट को हमें वेल्ड करने की भी ज़रूरत रह सकती है। तो ये दोनों टॉपिक पे मैंने प्रवचन दिया और हमारे पास पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी गांधीनगर में एडवांस मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी है, लेज़र बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी है। उसके मैं कुछ सैंपल्स भी यहाँ लेके आया हूँ। ये जो सैंपल्स हैं, इसमें जब हम स्किल जब हम इम्पार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को जो है 3D प्रिंटिंग जो है बेसिक पॉलीमर प्रिंटिंग के थ्रू उनको पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। जब वो 3D प्रिंटिंग में समझ आ जाता है, उसके बाद मेटल प्रिंटिंग में हम उनको आगे ले जाते हैं और उसमें मेटल प्रिंटिंग के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के सैंपल्स जो है मैं समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये सैंपल है, ये मेटल 3D प्रिंटिंग का सैंपल है। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की एप्लीकेशन तब होती है जब आपका कंपोनेंट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। आपका कंपोनेंट जब कॉम्प्लेक्स होता है, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग से उसको मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत मुश्किल होता है, उस समय जो है आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है यूज कर सकते हैं। ये इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है, हाँ, जिसमें आप कोर्स करा रहे हैं, सिखा रहे हैं स्टूडेंट को, वर्ल्ड में कहाँ का टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, कहाँ का एजुकेशन हो रहा है इसके ऊपर में? हाँ, आज की तारीख में इंडिया में काफ़ी इंडस्ट्रीज जो है मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है और उनके पास कमर्शियल मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो और जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में भी अभी बच्चों को पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी गांधीनगर जो है वहाँ पे इसका स्किल सेट जो है दिया जा रहा है बच्चों को। इसमें जो बच्चे मैट्रिक पास से इंटरमीडिएट पास है, वो कैसे करके अपने कैरियर बना सकते हैं, क्या कोर्स कर सकते हैं? हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि वेल्डिंग जो फील्ड है, वेल्डिंग में आपके पास जो एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन है, इवन अगर आप 10th पास हैं, 8th पास हैं, तो भी आपके लिए प्रोग्राम्स, डिफाइंड प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप ITI वेल्डिंग में जा सकते हैं। अगर आपने ITI किया है तो आप जो है वेल्डिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद आप डिग्री में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करके मास्टर्स डिग्री में भी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हो सकता है। मैंने अपनी खुद की PhD जो है वेल्डिंग में की हुई है MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। मेरे सुपरवाइजर जो है प्रोफेसर SK अग्रवाल रह चुके हैं, तो उनके साथ मैंने अपनी PhD की है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होता है, अगर बच्चों का जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो किस पे बना रहेगा, वो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए बच्चों को जो है प्रोफेशनल बॉडी के साथ लिंक करना पड़ेगा। कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब होता है, वो अगर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोफेशनल बॉडी से अगर इंजीनियरिंग में ही वो जुड़ जाता है तो उसके लिए क्या कनेक्ट बन जाती है। से फॉर एग्जांपल, मैं आज IIW से जुड़ा हुआ हूँ 1998 से, तो आज मेरा जितना भी प्रोफेशनल कनेक्ट है वो बिकॉज ऑफ IIW इंडिया के थ्रू है। और IIW और PDU ने एक फॉर्मल MOU भी साइन किया है लास्ट ईयर अगस्त में। तो ये जो MOU जो साइन हुआ है, ये MOU का पर्पज़ ये है कि हम पूरे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेटलर्जी, वेल्डिंग, प्रोडक्शन में अपना डिसर्टेशन कर रहे हैं, BTech का प्रोजेक्ट है, MTech का प्रोजेक्ट है, PhD का प्रोजेक्ट है, ये सभी प्रोजेक्ट में उनको अगर फैसिलिटी की ज़रूरत रहती है, रिसर्च करने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। वेल्डिंग का सर्टिफिकेट लेके कुछ अपना स्टार्टअप, कुछ अपना फैक्ट्री खोल सकते हैं क्या? हाँ, वो पहले जो है कैंडिडेट आज की तारीख में
वेल्डिंग में जो ट्रेनिंग से अगर मैं शुरू करूं तो पहले हम लोग ये समझते थे कि ट्रेनिंग देने के लिए जो है उसको इलेक्ट्रोड जलाना पड़ेगा और फिर ही वो धीरे धीरे ट्रेनिंग होगी। बट अभी जो है मार्केट में जो है काफ़ी सारे वेल्डिंग सिमुलेटर्स आ चुके हैं और कंपनी में भी वेल्डिंग सिमुलेटर्स होते हैं। तो कैंडिडेट को एक्चुअल वेल्डिंग करने जाए उससे पहले उसको सिमुलेटर पे ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके कारण क्या है कि आपका जो कंज्यूमेबल और उस पर इन्वेस्टमेंट जो है, और आपको वेल्डर जैसे ही वो वेल्ड लगा देगा तुरंत आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि वेल्डर की प्रोफिशिएंसी कितनी है, 70%, 80%, 90%, तुरंत आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। और रही बात एडवांस वेल्डिंग की, आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वेल्डिंग में बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। जैसे DAE के काफ़ी सारे यूनिट हैं, इसरो के काफ़ी सारे यूनिट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। और मैं यहाँ बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो वेल्डिंग रिसर्च सेंटर है, वो वेल्डिंग रिसर्च सेंटर जो है यूनिवर्सिटी के फंडिंग के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग के थ्रू बनाया गया है। और वो दुनिया मीन्स देश भर के कोई भी स्टूडेंट को अगर कुछ उसमें काम करना है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैं कुछ एडवांस वेल्डिंग के सैंपल्स भी लाया हूँ। जैसे ये फ्रिक्शन वेल्डिंग का सैंपल है डिसिमिलर मेटल जॉइनिंग के लिए, इसको फ्रिक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। और दूसरा है फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग जो डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे एक तरफ कॉपर एक तरफ स्टील है, एक तरफ कॉपर है एक तरफ मैग्नीशियम है। अच्छा, मैग्नीशियम। हाँ, तो ये फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग प्रोसेस जो है, और एल जो बोल रहे हैं, हाँ, ये जो है दोनों एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम को ज्वाइन किया गया है। और ये जो है जो नया टॉपिक जिस पे हमने प्रेजेंटेशन दिया वो प्रिंटेड टू रॉड कंपोनेंट को कैसे वेल्ड करेंगे। आम भाषा में अगर बोले तो हाँ, सर, आम भाषा में बोले तो उसका मतलब ये है कि एक कंपोनेंट आपने रोलिंग फोर्जिंग एक्सट्रूशन से बना हुआ है और दूसरा कंपोनेंट आपका प्रिंटेड है जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बना है। तो उन दोनों को कभी ज्वाइनिंग की जरूरत पड़ेगी तो कैसे करेंगे। कोई डीप कर रहे हैं, माइनिंग का अंदर में कर रहे हैं, शिप यार्ड में कर रहे हैं, जहाँ पर गैस निकलता नहीं है तो हार्डेज नहीं हो, उसके लिए कुछ अभी इन्वेंशन हुआ है हेलमेट में? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन और जो खराब गैस उसको बाहर कैसे करेंगे। सो स्टैंडर्ड फ्यूम एक्सट्रैक्टर सिस्टम जो है कहीं कन्फाइंड स्पेस में ले जाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए स्पेशल हेलमेट्स जो है मार्केट में अभी डिजाइन बन रहे हैं, जिससे कारण जो हार्मफुल गैसेस जो है उसको सक किया जाए और जो फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो वेल्डर को या ऑपरेटर को मिलता रहे। तो उस पर भी काफी डेवलपमेंट चल रहा है। प्रोटोटाइप आया कि नहीं सर? हाँ, प्रोटोटाइप आया हुआ है। और जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलूँ, ट्रैफिक पुलिस जो है गर्मियों में काफी देर उनको सिग्नल्स पे खड़ा रहना पड़ता है और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उनको एयर कूलिंग वाली हेलमेट्स भी दी जाती है। तो उसी तरह से इसमें भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। यही होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का सही मकसद, सही सोच। एक एक प्रेजेंटेशन एक एक विशेषज्ञ के द्वारा दिया जाता है। बहुत अच्छा, हम भी ये सवाल पूछ रहे थे क्योंकि यहीं से सवाल निकला था कि हेलमेट जब वेल्डिंग होता है ओपन होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जहाँ पर आप और सिर्फ कोई नहीं वहाँ पर बहुत सा गैसेस आते हैं, उसको कैसे करके आप उसको यूज कीजिएगा, ये बहुत बड़ा चीज़ है। और हमें लगता है कि सर ने कहा कि बहुत जल्दी वैसा हेलमेट मार्केट में आएगा। हमें लगता है कि उसके बाद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वेल्डिंग का होगा और हम और आप अगर रहेंगे तो इसमें भी चर्चा किया जा सकता है। जरूर। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।